everyone, welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। माय नेम इज दिव्या ओला एंड यू आर वेलकम टू आवर चैनल। आज के सेशन में हम मार्बर्ग वायरस के बारे में चर्चा करेंगे। आई होप आप सभी ने हाल ही में सुर्खियों में काफ़ी सुना होगा मार्बर्ग वायरस के बारे में। रवांडा में ये वायरस अभी बहुत ही घातक हो चुका है। तो मार्बर्ग वायरस क्या है और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई, इसका नाम जो है मार्बर्ग, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, WHO के क्या निर्देश हैं, सारी बातें हम ब्रीफ में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इट इज रिलेवेंट विद GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये चर्चा में क्यों है, व्हाई इट हैज़ बीन इन द न्यूज़। तो हाल ही में अगर हम देखें तो द डेडली मार्बर्ग वायरस, अगर हम बात करें तो ये बहुत ही घातक वायरस है जो कि रवांडा की नाजुक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बिल्कुल तबाह करने की ओर आगे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें तो रवांडा एक पूर्वी अफ्रीकन देश है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो पिछले महीने ही पहला मार्बर्ग वायरस का केस आया है जिसमें 46 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। दे हैव बीन इन्फेक्टेड बाय दिस वायरस और 46 में से जो 12 लोग हैं उनकी मार्बर्ग वायरस से डेथ हो चुकी है। तो रवांडा यहाँ पर बेसिकली न्यूज़ में है, चर्चा में है, क्योंकि रवांडा में ये पहला केस है जो देखा गया है एक पूर्वी अफ्रीकी देश के अंदर। और इसकी फेटालिटी रेट आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखी गई है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर रवांडा के बारे में कुछ बेसिक्स देख लेते हैं, क्योंकि कोई भी अगर आपका देश न्यूज़ में रहता है तो सीधी सी बात है कि उसके आसपास उसका जो बोल सकते हैं क्षेत्र है या वो कौन से कंट्री आपके कौन से कॉन्टिनेंट में है, राइट, कुछ कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो रवांडा जो है इट्स एन ईस्ट अफ्रीकन कंट्री, की एक पूर्वी अफ्रीकन देश है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये स्थलरुद्ध देश है, मतलब इट्स अ लैंड लॉक्ड कंट्री। इसकी जो कोई भी सीमा है वो समुद्र या किसी भी ओशन या सी से नहीं लगती है, राइट। तो रवांडा के उत्तर में है युगांडा, इसके वेस्ट में है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। अगर हम साउथ की बात करें तो इसके साउथ में है बुरुंडी और इसके ईस्ट में आ जाता है आपका केनिया, राइट। तो ये बोल सकते हैं इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर युगांडा, DRC, बुरुंडी, इन आपके देशों से ये घिरा हुआ है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसकी कैपिटल या राजधानी है किगाली। और आपने कई बार अगर आप पर्यावरणीय मुद्दे समझते हैं या पढ़ते हैं तो किगाली एग्रीमेंट के बारे में आपने सुना होगा। किगाली एग्रीमेंट क्या है? तो एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन लाने के लिए किगाली एग्रीमेंट किया गया था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? तो मॉन्ट्रियल के अंदर 1987 के तहत जो ओजोन हमारी लेयर है उसमें डिप्लीशन हो रहा है, जब ओजोन लेयर बिल्कुल खत्म हो रही है, उसके जो कारण बने वो बने थे आपके CFCs और HCFCs, जिन्हें हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं, राइट। तो इन सब्सटेंसेस, अब ये सारे सब्सटेंस आपके एसीज रेफ्रिजरेटर में मिलते हैं जो हमारी ओजोन को खत्म कर रहे हैं। तो ओजोन के संरक्षण के लिए हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेकर आए, जिसमें हमने क्या बात करी कि हम यहाँ पर ओजोन का संरक्षण करेंगे। अब CFCs और HCFC का यूज करने से आपका यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो क्या हो रहा है, ओजोन खत्म हो रही थी। तो यहाँ पर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को एज एन ऑल्टरनेटिव लाया गया, इसके अंदर यहाँ पर किगाली एग्रीमेंट के तहत कि हम CFCs की जगह HFCs का यूज करेंगे, राइट, ताकि क्या हो, वे बोल सकते हैं एक तरह से अगर हम बात करें कि ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट था कि जो भी आपका HFCs है उसका यहाँ पर कंजप्शन, मतलब आप जो उपभोग कर रहे हैं और उसका उत्पादन कर रहे हैं वो कम से कम हो, क्योंकि यहाँ पर आपने CFC और HCFC को तो बंद कर दिया, बट HFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक ग्रीन हाउस गैस निकली जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने लगी। ओजोन को तो आप बचा रहे हो पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रहे हो। तो किगाली एग्रीमेंट इसलिए हुआ कि एक तरह से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में संशोधन लाया गया कि आप क्या करें कि HFC या हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है उसका यहाँ पर कंजप्शन और प्रोडक्शन कम करें। तो ये इसलिए भी जाना जाता है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं किसके बारे में, यहाँ पर किगाली के बारे में, जो कि रवांडा की राजधानी है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं
तो यहाँ पर देखा गया है कि 80% जो आपके यहाँ पर इन्फेक्टेड लोग हैं वो मेडिकल चिकित्सा जो आपके कर्मचारी हैं वो लोग हैं जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुए हैं। और इस देश की जनसंख्या करीबन 13 मिलियन है, मतलब आप बोल सकते हैं कि करीबन यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 करोड़ के लगभग, तो 13 मिलियन यहाँ पर लोग हैं, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1500 डॉक्टर हैं इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए, जिसकी वजह से जो इनका हेल्थ केयर बोल सकते हैं ना कि जैसे मैंने आपको बताया कि जिनकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली है उस पर बहुत बड़ा खतरा है। अब आइए बात करते हैं कि मार्बर्ग वायरस क्या है। तो मार्बर्ग एक तरह से बहुत ही खतरनाक पैथोजन है। अब पैथोजन्स क्या होते हैं? एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें कोई भी बीमारी करने का क्या होता है, पोटेंशियल होता है, किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को वो यहाँ पर कर सकते हैं। आपके वायरस, आपके बैक्टीरिया, आपके प्रोटोजोआ, फंगाई, ये सारे पैथोजेंस कहलाते हैं जो किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज दे सकते हैं, राइट। तो ये एक तरह से डेडलीस्ट पैथोजन है जिसका बोल सकते हैं अपन नाम देते हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज। तो ये तो एक वायरस है और जिसकी फैटेलिटी मतलब एक बोल सकते हैं कि इतना घातक है कि अगर 100 लोगों को हो रहा है उसमें से 88% तो यहाँ मतलब 88 लोग यहाँ पर मर सकते हैं। तो इतना फैटल है कि यहाँ पर ही बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है रवांडा के अंदर, राइट। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मार्बर्ग वायरस डिजीज है। अब अगर हम बात करें ये मार्बर्ग नाम कैसे पड़ा, क्योंकि सबसे पहले जब मार्बर्ग डिजीज इस वायरस का पता चला तो सबसे पहला आउटब्रेक जर्मनी के मार्बर्ग शहर में हुआ था, इसलिए इसका नाम मार्बर्ग पड़ा, राइट, मार्बर्ग वायरस पड़ा। तो 1967 में जर्मनी में सबसे पहले ये आपकी बीमारी आई गई थी इस मार्बर्ग वायरस के द्वारा, पर उसके बाद हमने सारे जो केसेस हैं वो अफ्रीकन नेशंस में ही देखे हैं। और मार्बर्ग वायरस फ्लायो वायरस फैमिली है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट से भी पूछा जा सकता है कि फाइलो वायरस जो फैमिली है, फाइलो वायरसेस क्या होते हैं, एक तरह का वो वायरस जो किसी भी वाइल्ड लाइफ रिजर्वोयर से इंसान तक पहुंचता है। मतलब कोई भी जो आपके जलाशय देखे होंगे जहाँ पर आपके जानवर पानी वानी पीते हैं, तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ रिजर्वोयर जो होती हैं उनसे इंसानों तक पहुँचता है, वहाँ से निकलता है ये वायरस। और एक तरह से अगर हम साइंस और टेक्नोलॉजी के रूप में देखें तो फाइलो वायरस एक तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए, यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, नेगेटिव आरएनए वायरस है, राइट। तो ये भी कुछ मुख्य बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं कि सिंगल स्ट्रैंडेड नेगेटिव आरएनए वायरस है और कहाँ से निकलता है, तो वाइल्ड लाइफ जो रिजर्वोयर होते हैं आपके जलाशय, वहां से ये इंसानों तक फैलता है, इंसानों तक पहुंचता है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एबोला वायरस आपने सुना होगा, मार्बर्ग वायरस सुना होगा, वो इसी फाइलो वायरस फैमिली के मेंबर्स हैं। तो ये बात है मार्बर्ग वायरस के बारे में। सबसे पहले जर्मनी में इसका आउटब्रेक देखा, फिर अफ्रीका में आपके आउटब्रेक्स देखे गए। अब आता है कि किस तरह से ये मार्बर्ग वायरस वाली जो बीमारी है ये फैलती है, एमवीडी किस तरह से स्प्रेड होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो ये जो एमवीडी इन्फेक्शन है ये बहुत ज़्यादा देर तक जो खदानों में, माइंस में या गुफाओं में जो काम कर रहे हैं, राइट, जो गुफाओं में रहने वाले जो बोल सकते हैं बैट्स होते हैं जिन्हें हम चमगादड़ कहते हैं एक तरह से, तो जो इजिप्टियन फ्रूट बैट है, राइट, इनका जो बोल सकते हैं माइंस और केव्स में रहने वाले जो ये आपके बैट्स होते, चमगादड़ होते हैं, इनके थ्रू ये फैलता है। तो सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाम ध्यान रखना है कि इजिप्शियन फ्रूट बैट और रूसेटस बैट्स, राइट। तो कहाँ पर बहुत टाइम से माइंस और केव्स में जो इनकी कॉलोनीज बनी रहती है इन बैट्स की, इन चमगादड़ों की, गुफाओं में रहने वाले, इनसे आपका ये वायरस फैलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ये इंसान और इंसान मतलब ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांजिशन भी इसमें हो रहा है, मतलब एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली कैसे कि अगर आपका उनके किसी भी बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट रहता है या फिर आप इन्फेक्टेड लोगों की किसी भी फ्लूइड या फिर बोल सकते हैं ना आप उनके कांटेक्ट में आते हैं तो भी ये फैल सकता है।
दूसरा, अगर आपने कोई भी उनका यूज़ किया हुआ सामान, चाहे वो उनके कपड़े हो, बेडिंग हो, राइट, जो कि इन फ्लूइड से कंटामिनेटेड हो, अगर आपने वो भी यूज़ कर लिया है तो भी आपको ये वायरस फैल सकता है। तो इनिशियली तो हमने ये बैट से ह्यूमंस में देखा, अब अपन इंसान से इंसान में भी इसका ट्रांजिशन देख रहे हैं। अब अगर हम बात करें क्या यहाँ पर इसके सिम्टम्स रहते हैं, तो सबसे पहले WHO के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको बहुत तेज बुखार आना, हेडेक, आपकी जो मांसपेशियां हैं उनमें दर्द होना, डायरिया होना एक तरह से, और बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन होना, राइट। और यहाँ पर एक मुख्य बात यह है कि जिस तरह से एबोला में ब्रेन हैमरेज हो जाता है, या फिर आपके बॉडी में इंटेस्टाइन्स अगर हम देख सकते हैं तो हैमरेज होना, यहाँ पे हैमरेजेनिक सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं कि जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है आपकी इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन के कारण। तो इसकी वजह से आपकी मतलब एक तरह से मौत भी हो सकती है। तो इस तरह के यहाँ पर बोल सकते हैं हैमरेज, यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो डेवलप देखे जाते हैं, इनका डेवलपमेंट इस वायरस के तहत देखा जाता है। तो काफ़ी डेडली है, फैटेलिटी रेट जैसा कि मैंने आपको बताया 88% तक पहुंच गई है। अब बात करते हैं क्या इसे हम रोक सकते हैं, किस तरह से हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी एक अप्रूव्ड वैक्सीन तो WHO के द्वारा नहीं है। हाल ही में USA ने कुछ वैक्सीन डेवलप करी है जिनके ट्रायल्स यहाँ पर देखे जाएंगे, पर ऑफिशियली अगर हम देखें तो कोई भी अप्रूव्ड वैक्सीन नहीं है। बट अगर आप सपोर्टिव केयर करते हो, जो ज़रूरत फ्लूइड्स हैं, जिस तरह का आपकी डाइट्स हैं, अगर आप उसको यहाँ पर बोल सकते हैं एक तरह से लागू करते हैं तो आप यहाँ पर बच सकते हैं। मतलब एक तरह से अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक आपके जो कंडीशंस हैं, राइट, रहने की या खाने की जो आप बोल सकते हैं डाइट है, उसको अगर आप न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करते हैं तो आपका बचना यहाँ पर हो सकता है। तो कुछ ये बातें हैं मार्बर्ग वायरस डिजीज के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कौन से देश में फैला है, क्या क्या सिम्टम्स, और स्पेशली जो इजिप्शियन का बैट आपने देखा जिसके थ्रू, जो चमगादड़ है जिसके थ्रू ये ट्रांजिशन हुआ और फिर ह्यूमन टू ह्यूमन, राइट। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। और इसका जो बोल सकते हैं जो हैमरेज बोल सकते हैं, जैसे ब्रेन हैमरेज हम सुनते हैं, तो इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सिम्टम्स देख रहे हैं हम कि इन्फेक्शन होने से यहाँ पर मौत भी होती है, तो वो आपको यहाँ पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। सो यू हैव टू लुक इनटू इट। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको GA फाउंडेशन रिकॉर्डेड बैच लेना है तो दैट इज अवेलेबल इन 1499। RS रिकॉर्डेड बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है SBI PO और RRB के लिए। साथ ही में अन्य जो आपके एग्जाम होते हैं UPPSC, BPSC, RO सभी के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। फॉर करंट अफेयर्स आप हमारी अपनी पाठशाला वेबसाइट जो है उस पर जाकर यहाँ पर सर्व कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑल्सो available. So that was it for today. I hope you have enjoyed the session. Thank you so much for watching.